हम लोग आज पहला यूनिट जो है कल कुछ पढ़ाया भी था, याद होगा आपको, ठीक है। यूनिट फर्स्ट, और इस यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत कुछ चीज देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सवाल आएगा आपको वो आएगा व्यापारिक केंद्र, पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र। तो मैंने नोट्स दिया आपको, देखा है कि नहीं? मिला है। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो मेरा जो काम होगा, उस सबसे मेन काम क्या है, मेन चीज को फोकस करना है पहले। तो आप एक हेडिंग लिखिएगा, पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र। और मैं अलग तरीके से लिखा रहा हूं, क्योंकि आप जो आसान है वो तो नहीं पूछेगा आपसे, आप जानते हो, जिसे हुगली वगैरह तो नहीं देगा, है ना। आप लिखिएगा व्यापारिक केंद्र। तो इसमें पूर्वी तट और पश्चिमी तट में कर लीजिए, पश्चिमी तट और पूर्वी तट लिखिएगा। अभी बीमार हो रहे हैं बहुत लोग, है ना। कोई बात नहीं, ठीक हो जाइएगा। सबसे पहला लिखिएगा, पूर्वी तट में लिख लीजिए हुगली। हुगली बंगाल में है। कन्नौर, कन्नौर, चटगांव तमिलनाडु, है ना, बता दे रहे हैं ना, तमिलनाडु। इसके बाद आइएगा सेंट थोमे, सेंट, ये चेन्नई के पास है सेंट थोमे, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, कर्नाटक वार में सेंट थोमे। एक सतगांव है बंगाल में, सतगांव, चटगांव और सतगांव दोनों अलग अलग जगह है। भटकल, भटकल जो भटक गया है, भटकल का किला भी है। होनोवर, नहीं, कर्नाटक, होनोवर, होनोवर, मंगलौर कर्नाटका, होनोवर, होनोवर भी कर्नाटक में है। अब लिखिए पश्चिमी तट का, चटगांव और सतगांव दोनों बंगाल में है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि वो अब तक तो दे चुका भाई, अंग्रेज का दिया ना कि 17वीं शताब्दी के शुरुआत में। तो जब भी पूछेगा, देखिएगा मैं जो नोट्स दिया उसमें है, लेकिन मैं थोड़ा अलग टाइप से करवाता इसलिए हूं, और बेटा, कि आप खुद देखिए, अगर आपको समान इतिहास पढ़ना होता, अगर आपको समान तरीके से पढ़ना है, तो यार ये बताओ ना, आप कहीं से चुटका खरीदो, कोई गाइड खरीदो, खुद पढ़ लो। तो मेन पर्पज क्या है कि हमारा सवाल बन जाए। तो अब तक वो पूछा है कि व्यापारिक केंद्र कौन है, ठीक है, और दूसरे तरीके से पूछता है कि 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, अंत में, वो क्योंकि वो जानता है कि जब ऐसे पूछेंगे तो जो सामान्य बच्चा वो नहीं बताएगा। तो आपको ही पता है कि 16वीं शताब्दी में कौन था भाई, पुर्तगाली है, और 17वीं में डच आएगा और ब्रिटिश आएगा। तो अब पूछेगा पूर्वी और पश्चिमी तट पे, यानी वो ज्योग्राफी का भी ज्ञान लेना चाहता है आपसे। वो एक साथ कई चीजों का ज्ञान, कई बार इकोनॉमी को टच करके पूछता है वो, ये बताऊंगा मैं। अब पश्चिमी तट में लिखेगा कालीकट, कालीकट, कोचीन, गोवा,
गोवा, लिख लिए। एक नाम है क्विलोन, कोल्लम। कोल्लम कहां पे है? केरला में है ना, केरला। एक पूछेगा आपसे बंबई, सालसेट, बेसिन, ये सब महाराष्ट्र के हैं, ये तीनों। ऐसे करके पढ़ना है आपको, ठीक है। भावनगर, गुजरात, यानी आपका एक क्वेश्चन तैयार है कि अगर वो समान तरीके से भी पूछा तो आपको पता है। देखो, रटना मत, एक बार 1 मिनट के लिए बस देखना है कि ठीक है पश्चिम में ये है, पूरब में ये है, काम खत्म। अगली बार पुर्तगाली आएगा तो इन्हें हराकर वही सारी चीजों को प्राप्त करेगा। दूसरा जो है क्वेश्चन बनेगा आपसे, पुर्तगाली से कुछ टर्म लिख लीजिए, कुछ शब्दावली। सबसे पहला है फिटोरियस। क्या होता है, कोई बताएगा बेटा? वो कैसे देगा बता रहे आपको, है ना? कैसे देगा पता है? वो सवाल देगा तो आपसे क्या करेगा, पूछेगा कि औपनिवेशिक काल में या 16वीं शताब्दी में एक शब्द प्रचलन में था, फिटोरियस। अब इसी को मैं थोड़ा संशोधित कर दूं, फितोरिया। फितोरिया, ये जो व्यापारिक स्थल जो होते थे ना इनके, जो किसी भी यूरोपियन के, पुर्तगाली के व्यापारिक स्थल, तो वहां पे किलेबंदी भी किया जाता था भाई उनकी सुरक्षा के लिए, तो उसको फितोरिया कहा जाता था। इसको लिख लीजिएगा, फिटोरियस में पुर्तगालियों के व्यापारिक स्थल, लिखेगा बेटा पॉइंट, पुर्तगालियों के व्यापारिक स्थल या भूमि पर स्थित कारखानों को, या भूमि पर स्थित कारखानों को फितोरिया कहा जाता था या फिटोरियस कहा जाता था, या भूमि पर स्थित, हाँ भूमि पर स्थित कारखाने को फितोरिया कहा जाता था या फिटोरियस कहा जाता था। दूसरा लिखेगा कार्टेज, कार्टेज प्रणाली। देखो परमिट सबको पता है, लेकिन मैं जो लिखा रहा हूं वो क्या करेगा, हमने कल बताया ना, वो आप जानते हैं, उसे पता है, उन बूढ़े लोगों को, वृद्ध लोगों को पता है कि आप होशियार है, आपको पता है, तो जानबूझ के 1-2 शब्द देगा ऐसा जो फंसाएगा आपको। एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि नहीं आप लोग? प्लीज मुझे रिक्वेस्ट है आपसे कि एनसीईआरटी पढ़ कर आइए। पढ़ कर आइएगा तो फायदा होगा, सवाल पूछिएगा मुझसे, फिर मजा नहीं है फिर, हालांकि उसकी नौबत नहीं आती है। और मैं जो नोट्स दिया हूं कैसा है, एकदम पूरा कंक्रीट है, आप आगे बढ़ के भी देखिएगा, है ना, मतलब एक साथ कर दिया गया। लिखेगा पहला पॉइंट, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्रतिपादित, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्रतिपादित दूसरा, इस प्रणाली के अंतर्गत, इस प्रणाली के अंतर्गत
भारत में प्रयोग की जाने वाली भारतीय जहाजों को, भारत में प्रयोग की जाने वाली भारतीय जहाजों को ब्रैकेट में लिखेगा अरब सागर एवं हिंद महासागर। अरब सागर तथा हिंद महासागर प्रयोग की जाने वाली भारतीय जहाजों को ब्रैकेट में अरब सागर और हिंद महासागर ब्रैकेट बंद जहाजों को गोवा के वायसराय से, गोवा के वायसराय से, वायसराय होता है ना, कई बार वायसराय देगा, गवर्नर भी लिख सकते हैं, तो कई बार बच्चे बोलेंगे उस समय वायसराय तो था ही नहीं, तो भैया गलत हो गया। तो इतना भी मतलब रिजिड मत होइएगा। को सॉरी वायसराय से लाइसेंस या पास खरीदने के लिए, वायसराय से लाइसेंस या पास खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, बाध्य किया जाता है एक और पॉइंट लिखेगा, ये इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, तीसरा पॉइंट, क्योंकि दूसरा तो आप बना दोगे। यदि भारतीय जहाज, यदि भारतीय जहाज पास नहीं खरीदते, पास नहीं खरीदते हैं तो उनके जहाजों को पुर्तगालियों द्वारा जब्त कर लिया जाता था। उनके जहाजों को पुर्तगालियों द्वारा जब्त कर लिया जाता था। लूट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लूटते थे हुगली, है ना। स्पेक्ट्रम का कौन पूछता है यार। देखो स्पेक्ट्रम या कोई बुक हो, आप जरा खुद सोचो, आपने पढ़ा सही है। एक बात बताओ बेटा कि जब कोई इलीगल होगा तो क्या होगा बेटा, इलीगल होगा तो ले लेगा। सीज करने का मतलब क्या, वो उसके नियंत्रण में चला गया, और लूटेगा भी तब भी उसके नियंत्रण में जाएगा। लूट शब्द एक जगह प्रयोग किया जाता है, धावा बोलकर लूटता था। लूटने का मतलब क्या होगा, अकस्मात आक्रमण करके, तो लूट शब्द का प्रयोग हुगली के संदर्भ में होगा, है ना। कौन सुरक्षा की जिम्मेदारी है उन जहाजों की जो महासागर में चल रही रफ्तार में, नहीं, अगर उनको सुरक्षा चाहिए तो उनको काटे जरूरी है। अब दिक्कत क्या था, वो नियंत्रण के किए हुए थे। आप समझने का प्रयास कीजिए। आप ये बात तो सुने ना कि अकबर को भी कार्टेज देना पड़ता था, मानते हैं। तो अकबर को भी कार्टेज देना पड़ता था, इसका मतलब क्या है, पहले अरब सागर तो पहले भी थी, तो पहले अरब का नियंत्रण था। इसका मतलब थोड़ी है कि अरब के व्यापारी वो इन अरब सागर में बैठे हुए। इसका मतलब ये है कि उधर जो कोई भी व्यापार करता तो एकाधिकार उन्हीं का था। अब जब गुजरात का दौरा किया अकबर, तो 1772-73 के बाद फिर वो व्यापार में इन्वॉल्व हुआ, समझे। तो यहां पे क्या था कि जितना भी व्यापार होता था, चूंकि उन भाई आपने गोवा जीत लिया, आपने केरला पे नियंत्रण कर लिया, कालीकट कोचिन कर लिया, उधर जितना भी तटीय जगह है वो आप वहां पे व्यापार आप कर रहे हो। तो जब तटीय स्थानों पर उनका नियंत्रण हो जाएगा, नियंत्रण का मतलब राजनीतिक नियंत्रण नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे क्या किए, व्यापारिक से परिवर्तन में आ गए राजनीतिक में। जब वो नियंत्रण कर लेंगे तो व्यापारिक गतिविधियों पर भी तो नियंत्रण होगा कि कौन व्यापार करेगा और कौन नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो भारत का मुगल सम्राट अकबर था, फिर अकबर को काटे देने की क्या जरूरत था, अकबर का तो राजनीतिक नियंत्रण था। भाई अकबर दक्षिण भारत में गया ना बाद में, तब भी तो काटेज देता था। तो काटेज जो है आंतरिक भाग में नहीं था, काटेज मैंने कल ही बताया तटीय भाग में लागू था, और इसलिए उसने लाया काफिला सिस्टम।
और काफिला सिस्टम के अंतर्गत यह था कि आप काटेज दोगे तभी आप व्यापार करोगे, और आप व्यापार करोगे तो मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो सुरक्षा वही था जहां पे इनका अधिपत्य था। हां, लूटने वाली जो बात कहें, हुगली में आपको याद होगा कि शाहजहां का काल था, और ये क्या करते थे कि हुगली के मुगल व्यापारियों को परेशान करते थे, उन्हें बाध्य करते थे कि ये माल हमसे बेचो, सस्ते में बेचो, मना करते थे, रोक टोक करते थे, कई बार उन्हें धमकाते थे, कई बार धर्म का इशू भी हुआ। ये लंबे समय में चला आ रहा था। तब इसने क्या किया, ऑर्डर दिया, और वहां का मुगल जो था, सुने होंगे कासिम खां का नाम, उसने सारे गिरजाघरों को तोड़ दिया। 2 बार यूरोपियनों से संघर्ष होता है। एक बार होता है हुगली में किससे, शाहजहां से, और दूसरी बार होता है औरंगजेब का किससे, अंग्रेजों से। और अंग्रेज क्या किए, भैया माफी मांगे और पैसा दिए कि भैया मैं मतलब भारत से बाहर मुझे मत जाने दो। ठीक है, तो ये जो लाइन हमने लिखवाया कि जब्त करने का मतलब यह है कि वो इलीगल हो जाएगा। फिर इसी के नीचे नोट लिखिए, एक नोट लिखिए, लिखिए, भारतीय या अरब व्यापारियों को काली मिर्च, सोरा, ये होता है ना बेटा, सोरा, साल्ट पीटर, जिसको नहीं आएगा, एवं गोला बारूद, काली मिर्च, साल्ट पीटर यानी सोरा एवं गोला बारूद का व्यापार करने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया था। व्यापार करने का अधिकार प्रदान, या अपने जहाज में रखने का भी लिख सकते हैं ना। देखो गोला बारूद तो भी सीधा सिंपल है कि आप गोला बारूद रखोगे तो क्या होगा, आप भाई लास्ट में मेरे ही अगेंस्ट यूज करोगे। और सोरा वगैरह जो है उसका प्रयोग भी होता है किसमें, विस्फोटक में। और तीसरा बचा काली मिर्च। तो शुरुआत में दाल चीनी और काली मिर्च का सबसे अधिक व्यापार करते थे वे लोग। दाल चीनी समझते हैं ना, कैसा होता है। अच्छा, उसको कौन करते हैं, एक इतना बड़ा लकड़ी का होता है, इतना बड़ा बड़ा, वो क्या होता है, इतना बड़ा बड़ा लकड़ी का बना होता है, वही होता है क्या, आप समझ गए, छोटे छोटे जो होते हैं। अच्छा ऐसा है, कल मैं लेते आऊंगा, दिखा दिएगा, है ना, मसाला की दुकान पे। समझ गए। ओ तो दोनों हो गया इसका मतलब। हाँ चलिए रहने दीजिए, ये ज्यादा रिसर्च हो जाएगा फिर। अब एक है ना, हाँ अब बता रहे हैं, है ना, ये इसलिए आया, बता रहे हैं। अब यहां 2 क्वेश्चन आईएएस में आया है, एक बार आप देखिएगा, आप लोग सवाल पूछिए, है ना। मैं विश्वास करता हूं सवाल पूछने और सवाल पूछवाने में, उससे 2 चीजें होती है। एक पहला चीज क्या होगा कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और दूसरा चीज क्या होगा कि उससे बहुत सारी चीजें निकलती है। हाँ, कई बार हम टॉपिक पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो तारतम। हाँ, पहले वाले बच्चे नहीं हैं, कई बार बोलते हैं क्या सर थोड़ा सा भटक गए थे। अबे तेरे सवाल का जवाब ही तो दे रहा था। उत्तर भारत में सबसे पहले जो बारूद का प्रयोग किया गया, या तोप, बारूद प्लस तोप, वो किया गया बाबर के समय, पता है आपको। दक्षिण भारत में जो किया गया वो बहमनी शासक और विजयनगर शासक के बीच में हुआ था, पता है आपको। बहमनी और विजयनगर शासक के बीच 14वीं शताब्दी में। और आपको बता दूं कि
विजयनगर शासक को गोला बारूद और घोड़े और व्यापार की कई सारी चीजें पुर्तगाली प्रोवाइड कराते थे। और यही वजह है कि जब विजयनगर का अंत हुआ 1565 के बाद, मतलब अंत का मतलब है कि वहां से उसका वर्चस्व खत्म होने लगा, तालीकोटा का युद्ध, तो वह भी एक कारण है पुर्तगालियों के पतन का। क्योंकि पुर्तगालियों को संरक्षण देता था कौन? विजयनगर भी, भाई और भी कारण थे। अब जब पुर्तगाल खुद विजयनगर जो है डिक्लाइन होगा उसका, तो एक तो डिमांड कमेगा उसका, और राजनीतिक संरक्षण भी क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, एक शब्द और आएगा, लिखिएगा, जो आप जानते हो, लेकिन फैक्ट्री लिखिएगा, फैक्ट्री। फैक्ट्री पीसीएस में भी काम आएगा ये। लिखिए गोदाम, फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री ऑब्लिक गोदाम, माल के भंडारण के स्थान थे। फैक्ट्री माल के भंडारण के स्थान थे। माल इंग्लिश में गुड्स, उत्पाद होता है ना, वस्तु। सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन गोदामों के, सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन गोदामों के चारों ओर विशाल दीवारें बनाई गई थी। प्रदान करने के लिए इन गोदामों के चारों ओर विशाल दीवारें निर्मित की गई थी, या किलेबंदी की गई थी, है ना, मतलब उसी के माध्यम, किला जो है ना, सुने हैं ना, फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी। अब होता क्या है, अब बोलोगे सर ये, और जो व्यापारी होते थे उसको क्या कहते थे हम लोग? फैक्टर। अब मैं बताने का पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि किले जो है कहां बनाए जाते थे, और यहां पे क्या, किन वस्तुओं को हम लोग रखते थे? निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था शुरू में, क्योंकि शुरू में वो लोग तो निर्यात ही कर रहे थे। बाद में चूंकि दोनों काम हो रहा है, ये देखो छोटा छोटा चीज है, ये नया बच्चा नहीं समझेगा, और जो नया बच्चा समझ गया तो प्री क्या है, 21 साल का बच्चा कोई आईएएस बनता है, आपके आसपास भी होते हैं। अब बताइए 21 साल के बच्चों को कितना बुद्धि होता है, जरा बताओ। लेकिन वो, उसको बुद्धि इतना तो होना चाहिए, और जिसमें इतना बुद्धि हो गया कि सवाल पूछेगा कैसे, कि भैया शुरू में केवल निर्यात की वस्तु एक जगह संग्रह करके रखता था, और जनरली जो गोदाम होते थे इनके, वो तट पे होते थे, पीछे से, यानी पीछे से जहाज आया, गोदाम से उतरा, गोदाम में मतलब जहाज चला गया, और स्थल मार्ग से देश के अलग अलग भागों में जहां पे मांग है वहां जाता था। भाई जहां जल मार्ग से चला गया वहां जल मार्ग से, और जहां स्थल मार्ग से जरूरत था आसपास के स्थल मार्ग से। क्रूजेडो क्या होता है? एक चौथा है क्रूजेडो, क्या होगा बेटा? पुर्तगाली, पता है एक बात आपको, सिक्का, ब्राजील में भी एक सिक्के का प्रयोग किया गया क्रूजेडो के नाम से। अब आप बोलोगे सर ब्राजील में क्यों किया गया? क्योंकि ब्राजील की खोज होने के बाद उस पर नियंत्रण पुर्तगालियों ने ही किया था। समझ में आई बात? पुर्तगालियों ने ब्राजील की खोज की थी, तो स्वाभाविक है जब वो वहां पे जाएगा तो अपने सिक्के भी ले जाएंगे। अब ये शब्दावली के बाद एक क्वेश्चन बनेगा आपसे, यहां कोई दिक्कत बेटा? अभी मजा आएगा जब क्वेश्चन देंगे ना कुछ वो ऐसे अब थोड़ी पूछेगा कि अल्बुकर्क ने क्या किया। अच्छा क्या किया में भी ऐसा चीज देगा? या तो नहीं सुने या सुने है ना? अच्छा इतना क्यों डर रहे हो यार? या तो नहीं सुने हैं, लेकिन वो उससे उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि आप सुने हैं, क्योंकि वो तो एलिमिनेट हो जाएगा। और आप क्या करोगे?
वहां से गुजरे हो लेकिन ध्यान नहीं दिए हो। बस ये ऐसे प्रश्न में दिमाग लगाना है कि जहां से हम गुजरे हैं और वो गलत ना हो। जैसे मैं बता रहा हूं आपको युद्ध पुर्तगालियों में, ठीक है? तो एक तो मैंने बताया कौन सा, चौल का युद्ध हुआ। दूसरा क्या बताया, दमन का युद्ध, सॉरी दीव, दीव का युद्ध। और तीसरा जो है, हां, सावल्ली सेवल्ली का युद्ध 1612। अब सुनिएगा एक कहानी, एक ही नाम। अब सुनिए, एक बात बताओ, आप लोग एक आदमी का नाम सुनोगे, इतिहासकार, इतिहास विद्वान कहते हैं, हालांकि हम लोगों के लिए विद्वान नहीं था। आर्य समाज को अशांति का जनक किसने कहा? आर्य समाज को वेलेंटाइन सिरोल कहा, और तिलक को भी कहा। तिलक और आर्य समाज को भी कहा गया था। अब सिरोल जो है ऐसे है, और कई जगह मिलेगा चिरोल, आप खोजना। तो कई देश में चौ भी होता है, कई देश में सी को। आई बात समझ में? अब एक बार क्या, मैं चिरोल बता दिया, मैं रुड़की में पढ़ा रहा था। अब मैं एक बच्चे को देख रहा हूं, चाह रहा है पूछना, ऐसे किया। मतलब कोई देख, कोई पूछ रहा है कि नहीं? हम बोले बेटा चिरोल भी होगा सिरोल भी होगा, क्योंकि अलग अलग देशों में उच्चारण, कहीं सेवल्ली भी है कहीं सावल्ली भी है। तो इस पर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। हुआ क्या, इसमें एक तरफ थे पुर्तगाली और दूसरी तरफ कौन थे? ब्रिटिश। और ब्रिटिश का जो सेनापति था कैप्टन, सुने कि नहीं नाम? बेस्ट। अब कहानी सुनिए, बड़ी मजेदार कहानी है। दरअसल जब हम ब्रिटिश पढ़ेंगे तो आएगा। 1608 में जब कैप्टन हॉकिंस आया तो उसे अनुमति मिला कि आप सूरत में फैक्ट्री डाल सकते हैं, मतलब व्यापार कर सकते हैं। शुरू किया उसने, और इसलिए सबसे पहले तंबाकू की शुरू किया व्यापार। इसलिए बिहार में, बिहार का बच्चा है, पूर्वांचल का, यहां पे कोई नहीं है। सुरती समझते हैं ना? हाँ, तो वहीं से शुरू हुआ। पहली बार तंबाकू का व्यापार किया, तंबाकू को वहीं से सुरती भी कहा गया। हाँ, पता है ना? तो वहीं से पढ़ा। अरे बहुत लोग जानते हैं, इसमें कोई प्रतिष्ठा वाली बात थोड़ी है, लगाते हैं ऐसे ऐसे चूना, आप समझ गए। बस पूरा सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, 18 से ऊपर हो, मन के मालिक भी, खाओ नहीं खाओ। हाँ, नहीं कई बार पता होता है, जब देखते हैं, मैं कौन सा खाता हूं, लेकिन मैं बचपन से देखा, आदमी वहां पे रहता है, खाते रहते हैं सब। एक बात बताइए, लेकिन वहां के जो अधिकारी थे, मुगल अधिकारी और पुर्तगाली ने विरोध किया। पुर्तगालियों ने जहांगीर के कान भरे कि यह आदमी अच्छा नहीं है, ये लोग सही नहीं है। तो जहांगीर ने क्या किया, जो ब्रिटिश को प्रदान किया था अधिकार, वो समाप्त कर दिया। लेकिन जब ये 1612 में इस सेवल्ली या सावल्ली के युद्ध में पुर्तगाली जब पराजित हुए, तब जाकर 1613 में ब्रिटिश को सूरत में पहला स्थायी फैक्ट्री डालने की अनुमति प्रदान की गई। आई बात समझ में? यहां से जुड़ा हुआ है। तो युद्ध जो है, जो जिसका जिसका पढ़िएगा आता रहेगा। इसमें दोनों याद रखना है, 8, 9, लेकिन इसका कोड बनाए हैं CDS। सी से चौल, डी से दीव, एस। और तीसरा याद रखिएगा, बस
काम आएगा। आईएएस में आता है 2-4 युद्ध, एक यहां से उठाएगा, एक यहां से, कभी दे देगा कि निम्न में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था। तो निर्णायक तो 2 ही 3 थे, उधर वांडीवास, उधर वेदरा। मैं लिखवाई दे रहा हूं, लिख लिए बेटा ये। समझ में आ रहा होगा, आसान चीज है। मैं हटा दूं इसको, एक मिनट, क्या बोले आप? हाँ, 13 में उसको लेकर है, इसी युद्ध के बाद वहां पे लिख सकते हैं। अरे नोट्स तो ऐसा होने जो अपने अनुसार कीजिए, मतलब है पास होने से। कौन सा प्रतिष्ठा वाली बात, पास हो जाइएगा, वहां क्वेश्चन बना दीजिएगा, कुछ काम नहीं आता है। कई लोग तो मेरे क्लास में कई जगह पढ़ाते हैं, तो जितना 5 पेज में लिखते हैं वो 1 ही पेज में लिखता है। मैं कई बार पूछता हूं कि 2 साल बाद समझ में आएगा कि 1 साल बाद की क्या लिखा है? बोलता है इसलिए तो लिखते हैं सर। अब देखिए, एक क्वेश्चन बनेगा निर्णायक युद्ध, सॉरी ऐसे लिखिएगा, भारत में, नोट करके लिखना बेटा, नोट करके, भारत में कुर्जेडो पुर्तगाली सिक्का, बस बस सिक्का है वो तो लिखिएगा। भारत में, हाँ लिखना बेटा, लिख लिया ना? नहीं लिखे, पुर्तगाली सिक्का लिख लीजिए वो, हाँ पूर्व के इतना ही याद रखिएगा। भारत में यूरोपियनों द्वारा लड़ी गई निर्णायक युद्ध। अब ये शब्द निर्णायक, पहला सावल्ली का, एकदम शर्माना नहीं है, रणवीर कपूर बन जाइए, बेशरम। हाँ, मैं हमेशा तत्पर हूं, किसी दूसरे मॉडर्न पढ़ते हैं, एंशिएंट में भी कोई दिक्कत हो, कोई पूछना हो, क्लास के बाहर या यहां पूछ सकते हो, कोई वो नहीं है। टीचर का काम क्या है? मुहूर्त थोड़ी सेट करना है कि मुहूर्त में बताएंगे। अब ये क्यों है, अभी बता रहे हैं। अब यहां देखना, यहां से डच, क्या नाम है, पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त, ठीक है, एकाधिकार, जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त होने लगा। बेदरा में क्या होगा? डच समाप्त हो गया। वांडीवास से फ्रांसीसी, भारत में फ्रांसीसियों का एकाधिकार, मतलब फ्रांसीसियों के व्यापारिक जो गतिविधियां थी सीमित हो गया और राजनीतिक गतिविधि समाप्त। बेदरा के युद्ध में ब्रिटिश ने डचों को पराजित किया, ब्रिटिश ने डचों को पराजित किया और भारत से डच हमेशा के लिए समाप्त। और वांडीवास से फ्रांसीसियों के राजनीतिक गतिविधियां समाप्त और व्यापारिक गतिविधियां सीमित। वांडीवास से फ्रांसीसियों की राजनीतिक गतिविधियां समाप्त, व्यापारिक गतिविधियां सीमित। हाँ, राजनीतिक इसलिए कह रहे हैं कि अब वो वहां पे हुआ कि आप किसी भी अपने क्या क्या छूट गया बेटा? फ्रांसीसी वांडीवास में राजनीतिक गतिविधियां समाप्त, व्यापारिक गतिविधियां सीमित। अब यहां से निर्णय लिया गया कि फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार करेंगे, और वो भी कुछ जगहों पर, पौंडीचेरी और बंगाल में एक जगह था चंद्रनगर, लेकिन किसी भी स्थान की किलेबंदी नहीं करेंगे, ये बताया गया।
तो सीमित ही हो गया एक तरह से। एक लिखेगा व्यापार, और यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखिएगा, एक तो व्यापार में लिखिएगा निर्यात। पुर्तगाली क्या क्या निर्यात करते थे, ऐसे नहीं पूछेगा वो पुर्तगाली 16वीं शताब्दी में निर्यात क्या किया जाता, आयात। तब भैया पुर्तगाली तो होंगे, या यूरोपियनों द्वारा लिखा कि 16वीं शताब्दी में यूरोपियनों द्वारा भारत से क्या निर्यात किया जाता था। तो सबसे पहले जो आसान चीज है उसको लिखिए, मसाले। तो मसाला में क्या होगा बेटा, काली मिर्च लिख लीजिएगा, मेन दालचीनी जरूर लिखिएगा, काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी, लौंग, एक नील लिखिएगा, नील अलग से मसाला के बाद नील, चंदन, जटामांसी, एक पौधा होता है छोटी सी जो है प्रयोग किया जाता है ना, जटामांसी बंगाल में होता था, है ना। हाँ, औषधि में काम आता था। हाँ, बहुत फेमस है, यूपी में भी होता है, बंगाल में नहीं, फेमस है। हाँ हाँ, फेमस है वो। अरे कई चीजें नहीं जानता है आदमी, उस समय था, अभी भी है। आयात में लिखिएगा, आयात में गुलाब जल। क्या बेटा, सूती वस्त्र का शुरू में व्यापार वगैरह नहीं करते थे, याद है, डच, याद रखिएगा। क्या, समुद्री वस्तुएं वगैरह थी, सब आता था, सिप वगैरह सब, है ना। लिखेगा आयात में दाल, गुलाब जल, मूंगा नहीं, मूंगा नहीं, कुछ समुद्री वस्तु, हाँ यहां पे जाता था। मूंगा वगैरह तो आयात में लिखिए, वो तो मंगाता था। मूंगा लिख लीजिए, गुलाब जल, गुलाब जल, तांबा, सिंदूर। अब बोलिएगा सर भारतीयों को सिंदूर मंगाना पड़ा, पारा, मरकरी आदि। मतलब मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आई बात समझ में। और यहां लिखेगा व्यापार क्या, 16वीं शताब्दी ब्रैकेट में यूरोपियनों द्वारा क्वेश्चन बन गया। पूछ के देखे क्या पूछेगा, क्वेश्चन पे काम करना है। हाँ, 16वीं शताब्दी में यूरोपियनों द्वारा व्यापार। एक क्वेश्चन बनेगा आपको, यहां तक कोई दिक्कत? हम मतलब क्वेश्चन में कहा ना फोकस। हाँ अच्छा, पीसीएस भी आ जाएगा इसमें। कितना कभी कभी लगता है पीसीएस को लोग हल्के में लेते, उत्तर प्रदेश पीसीएस को। आप लोग देते हैं कि नहीं? नहीं देते, नहीं देते।
अपना अपना पीसेस देने का मन होगा दे दीजिएगा। एक बार पूछा कि निम्न में से डच के व्यापारिक केंद्र कौन कौन है। तब तक आईएएस में इस प्रकार के सवाल नहीं आया था। तो उसने ऑप्शन में क्या दिया पता है? आपने देखा होगा क्वेश्चन, उसने दे दिया आगरा, सूरत, सब दे दिया, लेकिन सबसे मेन दिया पटना आगरा दे दिया इस प्रकार से। अब लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और आगरा तक डचा गया था, पता ही नहीं था लोगों को। हाँ आगरा है। तो अब फिर लोग आए तो बोले पता नहीं क्या दे दिया। इसके बाद लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अब आईएएस में कैसे आता है? अब क्या आएगा? 16वीं शताब्दी में यूरोपियन, या 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं 16वीं शताब्दी। एक और देगा, और वो बताएंगे कब? जब पूरा यूरोपियन पढ़ा लेंगे तब, कि विजयनगर से क्या संबंध थे इसके। दक्षिण में जैसे निजाम के साथ बेहतर संबंध किसके थे? ब्रिटिश के। तो विजयनगर में आएगा पुर्तगाली। एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ पूछिए। अच्छा बेटा, क्रम से। अच्छा, पहला युद्ध मैं बता दे रहा हूं, लेकिन जो पढ़े नहीं है वो बाद में पढ़ेगा, बता दे। पहला क्या है? मुदकी। ये आंग्ल सिख जब पढ़िएगा ना, सिख युद्ध अंग्रेज का, तो वहां आएगा ये 1545 1845-46 में। ठीक, और बताओ। पोर्टो नोवा 1781। अभी जब पढ़ेंगे हैदर अली, पोर्टो नोवा, ये डेनिस का पोर्टो नोवा, यहां ये डेनिस जो है ना उसका केंद्र था व्यापारिक, और हैदर और अंग्रेज में हुआ था ये। और सकूर खेरा, हाँ वो लिख लिया है ना, हाँ एक ही बात है, क्योंकि वो देता है। ये हुआ 1724, याद है? चीन क्लिच खां गया था दक्षिण में निजाम, और पीछे से मुगल आया था मुवारिज खां, फेमस है। आप क्योंकि पढ़े नहीं हो तो नहीं पता है, एकदम फेमस है। और बस हम लोग क्या पढ़ लिए बेटा? पढ़े नहीं है, बताए हैं। लो, तो आसान है ना, टेंशन नहीं लेना है। अभी लोग केवल बेदरा पढ़े है ना। हो जाएगा ना? हो गया? चलिए, एक क्वेश्चन बनेगा पुर्तगालियों का देन। अब बोलेगा कैसे बनेगा? तो बोलेगा क्या कि निम्न में से कौन सी वस्तु पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रचलन में लाया गया। तो इसमें आप लिख सकते हैं, पहला तंबाकू, दूसरा जापान के साथ व्यापार। हाँ बेटा बोलिए। हाँ, जापान के साथ भारत का व्यापार इसी के समय। हालांकि जापान ज्यादा व्यापार नहीं करता था, पूरा ब्लॉक था वो, पढ़े होंगे आप लोग कि क्लोज्ड इकोनॉमी, लेकिन थोड़ा बहुत चलता था। जापान अपना जो है कुछ सामुद्रिक वस्तु का व्यापार कर रहा था। वो पहले तो वो करता था, क्या नाम है उसका, पुर्तगाली, और बाद में सीमित मात्रा में दक्षिण भारत जो है वहां पे देखिएगा नीचे से दक्षिण एशिया से होते हुए, क्योंकि बाद में डच आ गया दक्षिण एशिया में तो उनका व्यापार रुक दिया गया। तो पहले जापानी के साथ व्यापार करते थे कौन? पुर्तगाली। उसी दौरान भारत से संपर्क हुआ उनका, और फिर दक्षिण भारत में फिर वो व्यापार करने लगे, लेकिन सीमित मात्रा में, क्योंकि जापानियों का विदेशियों के साथ संपर्क बहुत ज्यादा, वो तो समुद्र में थे। और आज भी व्यापार क्या करते हैं हम लोग? क्या मंगाते हैं जापान से? कच्चा स्टील हम लोग देते हैं ना उनको,
टेक्नोलॉजी मंगाते हैं और पैसा मंगाते हैं, वो मेट्रो में पैसा लगा हुआ है, बौद्ध केंद्र वगैरह में इन्वेस्ट करता है वो। तीसरा लिखेगा प्रेस, प्रेस में एक पॉइंट लिखेगा 1556 लिखेगा, 1563 में एक पॉइंट लिखेगा 1563 में पुर्तगालियों द्वारा द इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया, नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। ठीक है, इसके बाद लिखिए 4th पॉइंट में हो जाएगा यांत्रिक घड़ी, जल घड़ी नहीं, यांत्रिक। जहाज निर्माण भी इनका देन है, इन्होंने बहुत काम किया था जहाज निर्माण के क्षेत्र में, और ये मेनली गुजरात और केरल में ज्यादा था। एक गोथिक शैली, और लास्ट होगा अनेक फलों व सब्जियों का भारत में प्रवेश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फल और सब्जी। मक्का सुने होंगे आप लोग, आलू, मैंने क्वेश्चन दिया भी हूं आपको, पपीता, अनानास, हालांकि ज्यादा ध्यान दीजिएगा, भावनाएं मत आइएगा, सब मत बोल दीजिएगा। हाँ, ये जो है आपको मैंने नोट्स दिया है ना, सबके पास तो होगा, नहीं है? आपसे कोई पूछे, एक सुनिएगा शांति से, एक क्वेश्चन पूछे गोथिक से, गोथिक शैली, कल शायद चर्चा किए थे ना, तो गोथिक शैली की विशेषता क्या है, उसमें 2-3 ही पॉइंट दिया हुआ है, शायद लगता है मिस प्रिंट हो गया होगा। एक तो क्या है, चर्च है ये, तो अगर देखा सबसे पहले इसका विकास कहां हुआ गोथिक शैली का, तो ये विकास कहां हुआ, फ्रांस में, और ये फ्रांस से आया, पुर्तगालियों ने लाया भारत में, पहली बात। तो विकास तो 12वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन इसका जो चरम देखिएगा 16वीं शताब्दी में, यानी गोथिक शैली का जो प्रारंभ हुआ वो 12वीं शताब्दी में। लेकिन सबसे ज्यादा जब देखिएगा, भाई हर कला है या कोई भी तकनीक है, उसका एक होता है भाई, साम्राज्य के स्तर पे भी होता है कि शुरुआत हुआ, लेकिन एक चरम पर पहुंचता है वो 16वीं शताब्दी में। अब यहां से सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा यहां से कभी भी विशेषता आ सकता है प्री में, और विशेषता क्या है, आप कुछ मत करो, अपने मोबाइल पे देखना, गोथिक ऐसे खोजेगा तो मिल जाएगा, गोथिक आर्किटेक्चर। तो जब उसको देखोगे तो आप देखना, कभी चर्च गए होंगे आप लोग, अभी दिसंबर महीना है, 25 तारीख को जाइएगा। तो अब तक मैंने कल बताया भी था
कि अब तक जो संरचनाएं बनाई जाती थी मुगलों में, वो थोड़ी चौड़ी संरचनाएं थी। नहीं, मुगलों की भाई देखिएगा, कोई भी संरचना देख सकते हैं, देख लीजिए, कोई प्रतिष्ठा वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही देखिएगा दिमाग में समझ में आ जाएगा। तो मुगलों की संरचना थोड़ी चौड़ी है। आप देखिए इंडिया में देखिएगा, लाल किला देख लीजिए, या उधर देख लीजिए, लाल किला के पहले लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल भी देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए भाई। पुर्तगालियों के आगमन के पहले भी देख लीजिए, अलाउद्दीन का यहां पे अलाई दरवाजा, जामा मस्जिद। तो ये देखिए चौड़ी संरचना है, खुला हुआ है। और इनकी जो संरचनाएं थी अपेक्षाकृत क्या है, मुगलों की अपेक्षा, या इस्लामिक जो स्थापत्य है, इस्लामिक स्थापत्य की अपेक्षा इनकी संरचनाएं पतली है। हां, पहली बात। दूसरी, आप देखिएगा ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या है, पतली होती गई है। मीनारों का प्रयोग किया गया, मीनार का प्रयोग है इसमें। और मीनार का प्रयोग के साथ साथ आप एक और चीज देखिएगा, कि ये जो मीनार रोम में भी था, रोमन चर्च, लेकिन ये जो मीनार का प्रयोग किया जाता है वो रोमन चर्च से हटकर अलग प्रकार का मीनार है। और दरवाजा और खिड़की तो बड़े बड़े, सबसे मेन विशेषता है कि इनकी दरवाजा और खिड़की बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं। देखिए चर्च में मजा आता है। अरे फिल्म नहीं देखते कि लड़की का वो हो रहा है, दूसरे से शादी, लड़का जा रहा है या लड़की, और दरवाजा खुल रहा है बड़े से, और चर्च प्रेयर हो रहा है, अब बस अंतिम है, माला डाला आता है और लड़की दौड़ के आ रही है, लड़का ऐसे ऐसे। नहीं बड़े भाई, याद कीजिए, केवल पढ़ने से अगर सब सवाल बन जाता तो आपके साथ नहीं होगा। अच्छा, क्या यही चाहते हैं कि भैया आपको भागना पड़े या कोई आपके लिए भागे? ठीक है, उसका भी अपना लुत्फ है, लेकिन भागना और भगाने वाला सिस्टम ठीक नहीं है। अरे ऐसा बनिए कि आपके पीछे लोग भागे, बड़ा मजा आता है उसमें। बहुत जालिम है दुनिया ना, तो कहीं भागने लायक भी नहीं रहते हम लोग, है ना। तो बड़े दरवाजे और खिड़की। एक बात बताइए, और जो खिड़कियां होती है, दरवाजे, वहां कांच का प्रयोग, देखते नहीं, बड़े बड़े कांच, और वो कांच भी कैसा, रंगीन, रंगीन कांच का प्रयोग, बड़े बड़े दरवाजे, खिड़कियां और मीनारों का प्रयोग। और एक और चीज देखिएगा, ये बहुत ठोस होते हैं, तभी तो अभी तक गोवा में जाइएगा तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा, मैं एक बार पढ़ाने गया, चाणक्य आईएएस थी वहां हजारीबाग में, नया नया खुला 2013 में। तो मैं यहां से तो मैं सुनता था कि भैया वहां धर्मांतरण हो रहा है, पहली बार वहां देखा। वहां में पढ़ाने लगा, वो होता है ना ट्राइबल मूवमेंट, जेपीएससी का पेपर भी था 2014 के शुरुआत में। तो मुझे बोला गया कि सर थोड़ा सा वो करेंट वगैरह भी करवा देते हैं, तो इसमें थोड़ा मेहनत लगता है। तो मैं बोला ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 क्लास में। तो मुझे क्या पता कि, तो मैं पढ़ाया वहां के, तो बिरसा मुंडा थे, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा अच्छा बात बताया, मसीहावादी दृष्टिकोण, थोड़ा अंधविश्वासी, ये सब। तो मुझे क्या पता पीछे सारे बिरसा मुंडा के अनुयायी बैठे, और उसने बताया मुझे कि सर, बाद में 1-2 बच्चे, सर मत बोलिए ऐसे, आज ही एक पादरी पकड़ाया है, उसे बहुत पीटा गया है। हम बोली, डरा रहा है हमको। तो दरअसल वहां पे आम बात है कि जो चर्च का पादरी वगैरह होता है, ये सब वो लोभ देता है धर्मांतरण करने का, थोड़ा बहुत अफवाह में भी पिटा जाता है, ऐसा होता है। तो वहां देखिएगा आज भी पाया जाएगा बड़े पैमाने पर जो पुराने चर्च, और वो चर्च क्या चीज के बने होते थे, स्टील के। भारत में पहली बार इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया गया, स्टील, कंक्रीट, कंक्रीट समझते हैं, सोचिए कितनी मजबूत संरचनाएं होंगी वो, लोहा,
स्टील, कंक्रीट, और वो क्या कहते हैं, सीमेंट। अच्छा, सीमेंट, मोर्टार, गारा, यानी ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया गया जो संरचनाओं को और मजबूती प्रदान करता है। और एक और विशेषता, बड़े बड़े अच्छी अच्छी विशेषता है, जब जाइएगा तो बाहर से देखिएगा बड़े अलंकरण है ना, सजावट, यानी चर्चों का अलंकरण बाहर से क्या है, बहुत ज्यादा सजाया जाता था। उसको कहते हैं बाह्य अलंकरण पर बल। अब यहीं पे एक टर्म आएगा आपके लिए कि ये तो चलो पुर्तगाल ने लाया, लेकिन ब्रिटिश के समय जाकर और ज्यादा विकास हुआ, जिसको कहा गया स्थापत्य की विक्टोरियन शैली या अब मेरा भी इस पे हाथ बैठने लगा, मेरी राइटिंग ठीक है, अब न्याय हो रहा है मेरी राइटिंग के साथ। इसका उदाहरण क्या होगा पता है, मुंबई गए हैं कभी आप लोग, तो शिवाजी टर्मिनल देखे हैं, छत्रपति, तो क्या कहते हैं, CST। एक दिन एक बच्चा को बोले छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, हाँ सर CST एक है। और वहां का चर्च देख लीजिएगा मुंबई का, विश्वविद्यालय, आप एल्फिस्टन कॉलेज से लेके दक्षिण का जाइएगा, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता का प्रेसिडेंसी देखिएगा, तो पहले के कॉलेजों में क्या है, जो ब्रिटिश के समय बने कॉलेजों में देखिएगा, लगता है चर्च ही टाइप से है, देखें कि नहीं, ऊपर मीनार बना हुआ है, बड़े बड़े दरवाजे हैं, खिड़की है, नहीं, तो ये है आपका। तो अगर खुदा न खास कभी आ गया गोथिक शैली, तो एक बार भी अगर सुने हुए हैं बन जाएगा। अंतर यही है कि जब ब्रिटिश आए तो थोड़ा मॉडिफाई किए, पहले क्या था, केवल चर्च तक सीमित था। ब्रिटिश आए तो इन्हें क्या किए कि इंडियन जो शैली था उससे थोड़ा सा किया, और इसको विश्वविद्यालय हो या भवन के निर्माण में भी प्रयोग किया जाने लगा। क्योंकि ब्रिटिश बहुत दिनों तक थे ना भारत में, ब्रिटिश बहुत दिनों तक थे, तो उन्होंने क्या किया, भवन निर्माण की संरचनाओं में, विश्वविद्यालयों में, यानी अन्य भवनों के निर्माण में भी इसका प्रयोग करने लगे। ठीक है, और ज्यादा परिपक्व, अभी आप बता रहे हैं, एक बार आईएएस में क्वेश्चन आया, आईएएस का क्वेश्चन तो याद नहीं होगा आपको, ये किस साल बने थे मुख्यमंत्री, योगी जी 17 में बने थे क्या, तो 18 में क्वेश्चन आया था, वो चूंकि लखनऊ का नाम चेंज होने वाला था, लक्ष्मणपुर, तो हिंदू में मई 2017 में निकला था, उसके बारे में, इमाम बाड़ा के बारे में है, 20 में तो नहीं आया था बेटा ना, 19 देख लीजिएगा, है ना, है ना, ऐसे 18 अप्रैल दिए थे आप, अच्छा अच्छा, फिर से देख लीजिएगा एक बार, अब देखिएगा, तो बड़ा चर्चा में था। तो इमाम बाड़ा का जो निर्माण हुआ उस पे फारसी प्रभाव भी है, और उसी समय आया था कौन सा, ताजमहल भी चर्चा में था, भाई सब जगह चर्चा में था, क्योंकि सबका नाम चेंज होने की बात चल रही थी। एक बार होता है बात तो सब जगह चर्चा में आ जाता है ना, फैजाबाद का नाम था, इलाहाबाद का नाम था, मुगल सराय, सबका, वो बात अलग है कि बाद में जाकर चेंज हुआ सब। तो इमाम बाड़ा पर से क्वेश्चन आया कि प्रभाव किसका है, क्षेत्रीय प्रभाव भी है और गोथिक प्रभाव भी है। आपको बता दें कि पुर्तगाली और ब्रिटिश जब इंडिया आए तो चित्रकला लाए, एल्बम देखते हैं ना, जो चित्रकला का एल्बम जो बनता है ऊपर, एल्बम भारत में नहीं बनता था पहले, ये पहली बार जहांगीर के समय बनना शुरू हुआ बड़े पैमाने पर, और जहांगीर चित्रकला से प्रभावित था, यूरोपीय चित्रकला से।
तो स्थापत्य में भी क्या हुआ कि केवल मुसलमानों ने केवल भारतीय स्थापत्य की विशेषताओं को शामिल नहीं किया, बल्कि मुसलमानों ने, मुगलों ने बाहर से आए स्थापत्य को भी अपने स्थापत्य में शामिल किया। अकबर में जाइएगा आप, मरियम का महल है आगरा में, उसको, वो तो मुसलमान था ना, तो उसको मरियम से क्या मतलब है, लेकिन उसमें इस प्रभाव है, यूरोपियन प्रभाव, हिंदू प्रभाव। आज भी कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी जो कला का पारखी होगा, कि फतेहपुर सीकरी का जो पत्थर है, पाषाण संरचनाएं, आज भी अकबर अकबर चिल्लाता है। उसको देखकर अब पता नहीं लगा सकते कि यार अकबर कोई मुसलमान था, क्योंकि एक जैसे होता है ना कि हिंदू मुसलमान इतना ज्यादा मिश्रण कर दिया हिंदू तत्वों को, बहुत बड़ी बात है। अरे इस्लाम में फूल पत्ती को छोड़ के, जिसको कहते हैं अरवस्क, है ना, बाकी क्या वैध था ना, पशु पक्षी जानवर मनुष्य, लेकिन बाद में सब शामिल किया कि नहीं, सब छूट जाता है, सब वादा नहीं होता, प्यार मोहब्बत होता है तो सब पीछे। अकबर को प्यार ही तो हुआ था भाई। आप जब बंधन मुक्त होते हो तो कहां जो है चीजें पता चलता है कौन हिंदू कौन मुसलमान। कभी देखते हो कि ये मुसलमान है हिंदू है, आप बैठते हो कभी पूछते हो कि यार तेरा तो हिंदू है तो मुसलमान है, आपको पता है कि वो पीछे कौन जात है, बात भी कीजिएगा तो नहीं पता चलेगा। तो ये कहां है, ये बंधन मुक्त है आप तभी तो। और वही गांव में चले जाइए या कई ऐसे लोगों के साथ, पूछेगा शुभ नाम क्या है, अबे तो मेरा शुभ नाम है नहीं, प्यार सीधे पूछो ना कौन जाती है थे, काहे को शर्म। हाँ बेटा पूछे, हाँ बेटा, हाँ बंगाल में क्षत्रियों का प्रयोग किया जाता था, गुजरात है ना, जब पढ़िएगा मिडाइवल हिस्ट्री 15वीं 16वीं शताब्दी का स्थापत्य है ना आएगा। चलिए ठीक है, सब ज्ञान होगा तो अपने आप। अब ये क्वेश्चन जो है, जैसे मैं बता रहा हूं आपसे कि कुछ चीज जो है, जैसे गवर्नर आप पढ़ते हो ना, अब यहां से सवाल कैसे आएंगे। तो जैसे हमने बताया कि सती प्रथा किसने लाया, ये समाप्त करने का प्रयास किया, पुर्तगालियों ने। तो क्वेश्चन कैसे दे सकता है, अपने से भी देखिएगा कि पुर्तगाली प्रथम यूरोपियन थे जिन्होंने भारत में सती प्रथा समाप्त करने का प्रयास किया। जहां 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 उनके साम्राज्य थे वहां पर, है ना, सारे भारत में नहीं, जहां भी पुर्तगाली साम्राज्य था वहां पे सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। पहली बार पुर्तगाली थे, कई बच्चों को नहीं पता होगा तो सोच लेंगे ब्रिटिश। इवन फ्रांसीसी भी बंगाल के अंदर सती प्रथा बहुत ज्यादा था। तो बंगाल में फ्रांसीसी कहां पे थे, एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको, चंद्रनगर में थे। बंगाल के जब पढ़ेंगे आगे तो चंद्रनगर में थे। तो आप एक लाइन लिख लीजिएगा नोट करके, जो मैं लिखाने वाला हूं, नोट करके, क्योंकि सवाल ऐसे आएंगे। लिखेगा पुर्तगाली प्रथम यूरोपियन थे, बाकी तो नोट्स में है, आप याद कीजिएगा, नोट्स लो रोज लाइएगा, क्योंकि ये नोट्स है और मेरा क्लास नोट्स, इसको मिलाकर अलग से, और क्वेश्चन जो देंगे, जो बताएंगे, कुछ क्लास में करवाएंगे, कुछ देंगे घर ले आने के लिए, और कुछ औचक टेस्ट होगा। तो जो घर ले आने के लिए देंगे अपने बनाइएगा, उस पर एक बजाबता एक दिन बुलाकर चर्चा होगा, तब मजा आएगा। ऐसे नहीं कैंसर दे दिए। और जो यहां होगा, जिस दिन टेस्ट होगा उस पर भी चर्चा होगा, और क्वेश्चन बड़े अच्छे होंगे। यही होगा मटेरियल, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होंगे कि 2-3 बार जाना पड़ेगा बाहर। क्वेश्चन का मतलब ये थोड़ी कि मैं आपको ऐसा दूंगा कि मतलब टेस्ट करने के लिए ना बने।
माइंड गेम होता है। जो मैं लिखवा रहा हूं लिखिए, प्रथम यूरोपियन थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। लिख लिए। इसके पश्चात ब्रिटिश और फ्रांसीसियों द्वारा भी सती प्रथा के उन्मूलन हेतु प्रयास किया गया। हाँ, मतलब क्या? अच्छा, एक बात बताइए, आपके जीवन में कोई है? नहीं, पर्सनल चीज मैं पूछ रहा हूं, मतलब इशारा में मैं भी बात कर लूं, आप भी बात कीजिए। कोई है? नहीं। अच्छा, होगा भी तो बताइएगा। नहीं, बड़े हैं, कोई बात है ना। है का मतलब हमने ये नहीं पूछा कि लड़का या लड़की है ना। कोई दोस्त होता ही है सर्किल में। एक बात बताइए, ये मानव स्वभाव है, हर आदमी चाहता है कि सामने वाला आपकी तरह हो। चाहता है कि नहीं? नहीं, आप बोलते नहीं हैं। आदमी बोलता नहीं है, लेकिन सच यही है कि हर आदमी चाहता है कि वो सामने वाला जो हो मेरे तरह हो। तो जब तक वो आपकी तरह होता है या आपका हित होता है, तब तक तो मजा आता है। चाहे रूम पार्टनर हो, पत्नी हो, प्रेयसी हो, पति हो, कोई भी हो। और जहां वो आपकी तरह नहीं, संघर्ष शुरू होता है। तो वो आपकी तरह हो, आप भी चाहते हैं। तो उससे क्या होगा फायदा? आपका समर्थन मिलेगा, नहीं आपका हित सधेगा। अरे अंग्रेज क्यों चाहते थे समाज सुधार करे? क्यों अंग्रेजी शिक्षा लाए? पढ़ेंगे हम लोग कि अगर अंग्रेजी शिक्षा पढ़ोगे तो रंग में तो होंगे भारतीय, लेकिन सोच में मेरी तरह। सब तो सोच से ही है। और जब सोच में मेरी तरह होगे तो क्या करोगे? मेरा समर्थन करोगे और साथ ही साथ मेरे कपड़े पहनोगे, मेरे प्रोडक्ट्स को खरीदोगे। यही तो है। अगर वो सती प्रथा समाप्त कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि वो चाह रहा है, सुधार से मतलब नहीं है उसे, वो अपनी तरह बनाना चाहता है। किसी बच्चे ने एक बार बोला, सर वो जो है वो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया ब्रिटिश ने। तो सर एक बात बताइए, क्या हित था? अरे वो हमारे बारे में जानना चाहता था और वो जानकर कमजोरियों को पकड़ना चाहता था। यहां की विधि व्यवस्था सबके बारे में जानेगा और तब जाकर अपना चीज लाएगा। जैसे आप पहले किसी को जानते हो ना, तो जानेंगे कैसे? अरे रामायण का ट्रांसलेशन से उसको क्या मतलब है? बहुत तेज था वो। हमने कई बार बोलते हैं कि आप गुलाम में किसके बने? ब्रिटिश के। अरे ऐसा मोहब्बत किस काम का कि एक गली वाला बगल वाला भी ना जाने। अरे ऐसा करो कि पूरा बर्बाद हो जाओ। अरे लुट जाओ, गालिब कहता है लुट जाओ, गली मोहल्ले शहर सब जान जाए, तभी तो। और क्या बेटा? अरे आप हारे भी किससे? ब्रिटिश से, जो पूरे वर्ल्ड को अपना गुलाम बनाया। और फ्रांसीसी से नहीं हारे आप, पुर्तगालियों से नहीं हारे, गुलाम बने भी किसके? ब्रिटिश से। पूरा वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में लिया था ना। तो बस एक ही होता है। होता क्या है कि
कि कोई भी सब यहां पे आया या कहीं जाएगा तो वो अपनी तरह बनाएगा तो कि समर्थन ज्यादा मिलेगा। चाइना गया, चाइना में अंग्रेज अफीम की खेती शुरू किया। अफीम यूरोप में बैन था, शुरू किया, और अफीम की खेती के बाद क्या किया पता है आपको? सारा चाइना को अफीमची बना दिया और खुद यूज नहीं कर रहा है। और बाद में इंडिया में अफीम की खेती हो रही है उसके सप्लाई के लिए। लिखेगा पॉइंट दूसरा, यही तो कला है। पुर्तगालियों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति का भी अध्ययन किया। पुर्तगालियों ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का भी अध्ययन किया। भारतीय इतिहास और संस्कृति का भी अध्ययन किया। फादर हेरास, उसी में लिखेगा ऐसे, फादर, जो बच्चे का ऑप्शनल होगा उन्हें पता होगा, फादर हेरास ने सिंधु सभ्यता का, फादर हेरास ने सिंधु सभ्यता का गहन अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। ठीक है, फादर हेरास को अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक और पॉइंट लिखेगा, मैं मंडे नहीं ट्यूसडे को करंट दूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ करंट, है ना। और कई बार टाइप करके दूंगा, कई बार ऐसे ही दे दूंगा। मेरी राइटिंग ठीक है, वो पेज पे अच्छा आपको आप मिलेगा, तो अच्छी राइटिंग है तो समझ में आएगा। उससे क्या होगा कि करंट मिलता रहेगा ना थोड़ा बहुत, हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर से, तो थोड़ा पढ़ते रहिएगा अपने से, है ना। एक और लिखेगा, पुर्तगालियों द्वारा मालाबार एवं, नोट में ही नेक्स्ट पॉइंट, पुर्तगालियों द्वारा मालाबार किधर है पता होगा आपको? मालाबार एवं कोंकण, हाँ समझ गए, हाँ पश्चिम में है ना, मालाबार एवं कोंकण तट पर ईसाई धर्म का प्रचार किया। ठीक है, हाँ ईसाई धर्म का याद रखिएगा, मैंने कल बताया था आपको, ये धर्मांतरण जो करता है, कि मैंने कल बताया कि 1600 तक गोवा के लगभग 2/3 जनसंख्या इस्लाम से क्रिश्चियन बन चुका था, 2/3। लेकिन मेन फोकस था जहां धर्मांतरण करने का प्रयास किया और ईसाई धर्म का प्रचार किया, वो पश्चिम भारत ज्यादा था। अच्छा ऐसे भी पढ़ना है आपको, पश्चिम पूरब, कई बार अप्रोच रखता है वो कोरिलेट करके। अब एक क्वेश्चन बनेगा, बाकी तो मैं वो सब नहीं लिखवाऊंगा कि अल्बुकर्क ने क्या किया, वो नोट्स में है। हाँ इस्लाम की थी, हिंदू भी थी, इस्लाम। हाँ तो मैंने ईसाई बोले, 2/3 जनसंख्या ईसाई। दो चीज हुआ, एक तो शादी करके हुआ, मुसलमान से बन गया ईसाई, जो नहीं करना चाह रहा था, मैक्सिमम तो चाह ही नहीं रहे थे, तो बलपूर्वक किया। और दूसरे क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार किया। तो कुछ लोग स्वैच्छिक से भी हुए, लेकिन ज्यादातर विवाह से हुए। और जैसे आपको मैं एक बता रहा हूं, एक फैक्ट जो है, मुसलमान 712 में भारत आया, मोहम्मद बिन कासिम
सिंध में। लेकिन और जगह आते आते समय लग गया उसको। गजनवी के पहले कोई बहुत ज्यादा हलचल उत्तर भारत में नहीं था, लेकिन दक्षिण भारत में अरब व्यापारी का प्रवेश हो चुका था। पढ़ते हैं ना केरल में चेरामन मस्जिद। और आपको मैं बता दूं, इस्लाम शुरू में समतावादी धर्म था, जब तक प्रसारवादी और साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण नहीं किया था। शुरू में इस्लाम को लोगों ने एक्सेप्ट किया, और दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर वहां के लोग इस्लाम को कबूल किए। यह धर्मांतरण कब होता है? जब गजनी आता है तब से। हालांकि पहली बार जजिया देउल में लगाया गया था, कासिम जो है वो एक अलग मैटर है, लेकिन धर्मांतरण तब होता है जब गजनी आता है, गोरी वगैरह तब। लेकिन दक्षिण में तो मुसलमान जो आक्रमणकारी थे या सल्तनत के राजा शासक, वो तो बाद में गए। तो वहां जो इस्लाम का प्रसार बहुत है। आज भी देखिए, केरल के सबसे अधिक लोग हैं मध्य एशिया के अंदर, है कि नहीं? मुस्लिम कंट्री में सबसे अधिक लोग हैं। अब एक हेडिंग है जहां पे सवाल आएगा प्री में, पुर्तगालियों का पतन। अब एक बात बताइए, पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था? प्री में आएगा। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ऐसे करके क्या कारण था? कोई बता सकता है कि भारत में क्या वजह था कि पुर्तगाली हार गया? चलिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। यहां दो चीज जोड़ दीजिए आप। एक तो इनके जो धार्मिक असहिष्णुता थी। पहला पॉइंट में आप जो बताए उसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति है इनकी, वो है ना। मैं लिखवा दूंगा इसको, है ना, पहले सुन लीजिए, क्योंकि वहां पॉइंट वाइज मैं लिखवा दूंगा, क्योंकि यहां से सवाल बनेंगे भविष्य में। तो यार ये बताओ ना, आज बताओ, आज से तुलना करो कि क्या आज इस्लाम के किसी लड़की से, महिला से बलपूर्वक अगर शादी हो और दूसरे समुदाय का कोई व्यक्ति, तो कितना टफ है? टफ है ना। आज जब इतना टफ है, या कोई हिंदू है और कोई दूसरे समुदाय का, धर्म का व्यक्ति बोले, तब भी टफ है। यानी अंतर धार्मिक विवाह जो है, तो क्या उस समय इतना आसान था? और ऊपर से बलपूर्वक विवाह, और ऊपर से धार्मिक न्यायालय। तो ये सिचुएशन हो गया लोगों में अप्रिय। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा लुटेरा, लेकिन लुटेरा शब्द केवल हुगली में था, इसलिए उस पॉइंट को ना लिखकर आप लिखिएगा धार्मिक वाला पॉइंट, कि आपको समर्थन जनता का चाहिए ना, लेकिन आपने समर्थन तो खो दिया। वो लिखेगा लास्ट में, आप जो बोल रहे हो ना। दूसरा जो है, अलवू कर के पश्चात एक भी शासक का नाम बताइए, गवर्नर का नाम, जो भारत में आया, स्थायित्व प्रदान किया ना। यानी अलवू कर के बाद बहुत ज्यादा योग्य और सक्षम उसके उत्तराधिकारी नहीं हो पाया। समझ आ रही बात? तीसरी सबसे बड़ी चीज पता है क्या होता है? पैसा। अच्छा, डच इसलिए हारे कि वहां पे लालच था। सबसे अधिक पढ़ेंगे डच, सबसे अधिक शेयर होल्डर मिल रहा है डचों को। लाभ, जितने भी यूरोपीय कंपनी भारत आए थे, उसमें सबसे अधिक प्रॉफिट मिलता था यूरोपियन कंपनी को, ये सॉरी डचों को। डच के जितने भी थे व्यापारी, तो और ज्यादा लोभ हो गया। तो उनके पतन का वो कारण था। और पुर्तगालियों का पतन का कारण था कि इनके पैसे को लेकर था। वेतन कम थे, इनके कर्मचारियों का वेतन कम थे, तो प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल गया। सबसे बात एक और है कि ये जब ब्राजील की खोज हो गई, तो इनका ज्यादातर ध्यान कहां चला गया? ब्राजील पर, और भारत पे ज्यादा ध्यान नहीं रहा। ये पॉइंट पूछिएगा, ये वाला डालेगा एग्जाम में जरूर। और एक और चीज,
आप लोग स्पेन देखे ना, पुर्तगाल के बगल में है। स्पेन ने पुर्तगाल पर नियंत्रण कर लिया और 1580 और 81 में दोनों का एकीकरण हो गया। एकीकरण समझते हैं, मिला लेना। तो एक बात बताओ, जब आप किसी दूसरे के नियंत्रण में होंगे तो आप निर्णय ले पाओगे? निर्णय कौन लेगा? स्पेन। और स्पेन ने क्या कहा? मैं भारत पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी उधर था। और ऐसे भी बता दे रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी जानकारी, बहुत पहले एक समझौता हुआ था स्पेन और पुर्तगाल में कि पश्चिम के जितने भी देश हैं या उपनिवेश स्थापित किए जाएंगे स्पेन द्वारा और पूरब में पुर्तगाल द्वारा। लेकिन यहां पर यह नियम लागू नहीं होगा। यहां पे हमें पढ़ना है पुर्तगालियों के पतन के कारण, तो उसका वजह है ब्राजील, उसका वजह है स्पेन द्वारा पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में मिलाना। अच्छा, मुगलों का विस्तार हो गया दक्षिण में। जब मुगल का दक्षिण में विस्तार होगा तो पुर्तगाली उतना सरवाइव कर पाएंगे? ऊपर से अगर आ जाएगा दक्षिण में डच, ब्रिटिश, यानी अब उसको सामना करना पड़ रहा है एक तरफ मुगलों से और दूसरी तरफ अन्य यूरोपियन प्रतिद्वंदियों से। और तभी विजयनगर साम्राज्य का अंत भी हो गया 1565 के बाद धीरे धीरे। तो भैया हमें समर्थन कौन देगा? सारा प्रतिकूल परिस्थिति। अच्छा, मराठा भी आ गया अब तो 1713 के बाद। उधर आ गया मस्तानी 1720 से 40। वो पश्चिम में जितना शुरू करता है, सालसेट, बेसिन। और उधर मुगल, जैसे आपने कहा लुटेरा, हुगली, हुगली भी चला गया इनके हाथ से। 1731 में इनके हाथ से चला गया हुगली। 39 में चला गया सालसेट बेसिन। फिर ईरान का था होर्मुज, यह भी जीत लिया ब्रिटिश ने। अरे भाई बचेगा क्या? एक साथ सब आ गया, उधर ब्रिटिश, उधर डच, उधर मुगल, उधर मराठा, और अकेले लड़ना है, हार गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ाई जब भी कीजिए होलिस्टिक कीजिए। क्या पूछेगा? यहां कोई दिक्कत? क्या है क्वेश्चन? क्या है? हाँ, मेरे पास क्वेश्चन लाए नहीं। हाँ, गजपति शासकों से। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, अब ये लोग कहां थे? उड़ीसा में थे। उड़ीसा में कहां गया था? देखिए क्वेश्चन तब पूछता है, जैसे आपको मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन बनने का कारण क्या है, क्योंकि हर चीज तो आप जान नहीं सकते, अंत तो नहीं है। आप बता रहे, जैसे मैं बताया कल कि बाबरनामा में पुर्तगालियों का उल्लेख है। वो जब पूछता है कि मान लिया जाए समकालीन था या नहीं, सपोज कीजिए आप एक बात बता रहे हैं, जैसे पूछेगा कि जब भारत में पुर्तगालियों का प्रवेश हुआ, भारत में पुर्तगालियों का प्रवेश हुआ तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, ऐसे करके देगा। अब जब भारत में पुर्तगाली आए 1498 में, तो मुगल तो थे नहीं। या देगा कि पुर्तगाली जब दक्षिण भारत में गए उस समय बहमनी साम्राज्य का स्थापना हो चुकी थी। तो आपसे क्या जानना चाहता है? एक तो जानना चाहता है कि भैया पुर्तगाली कब आए 1498 में, और दूसरा यह जानना चाहता है कि उस समय बहमनी साम्राज्य था क्या नहीं। तो बहमनी साम्राज्य कब से है बेटा? 1347 से, पहले से है। और बहमनी साम्राज्य का जो विभाजन होता है बाद में,
वो होता है अकबर के काल में जाकर, याद है? तभी तो चांद बीबी वगैरह है, हैदराबाद अलग है, बीजापुर अलग है। तो आपसे जानना चाहता है। तो कई बार क्या है, जब 15वीं 16वीं शताब्दी का जब इतिहास पढ़िएगा, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़िएगा ना, 15वीं 16वीं शताब्दी का क्षेत्रीय इतिहास, कि जौनपुर में कौन है, मालवा में कौन है, गुजरात में, जैसे गुजरात में पढ़ते हैं ना, बहादुर शाह, महमूद बेगरा। जैसे मैं एक पॉइंट है होगा नोट्स में कि बहादुर शाह का संघर्ष हुआ पुर्तगालियों से, मतलब एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था जहाज पर, लेकिन समुद्र में गिर गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि पैर फिसल गया, कुछ लोग कहते हैं कि गिरा के मार दिया, वो एक अलग मैटर है। तो यहां एक सवाल बनेगा, एक स्टेटमेंट बनेगा कि नहीं, कि यहां स्टेटमेंट क्या बनेगा? कई बार चर्चा में होता है कोई वंश, तब भी कोरिलेट करके देता है। जैसे एक स्टेटमेंट और था उसमें कि विजयनगर से प्राप्त किया था ब्रिटिश। अब आप बताओ, जब ब्रिटिश आया भारत में तो विजयनगर था, लास्ट में अराविडु वंश, वेंकट, ठीक है, चित्र वगैरह भी दिया था कुछ, वेंकट द्वितीय था लास्ट में। तो वो तो कॉमन चीज जानना चाहता है ना आपसे, और ये कब होगा आपका क्लियर? वो तब होगा जब आप विजयनगर जब पढ़िएगा, तो वहां ध्यान दीजिएगा कि उस समय कौन कौन आया था। आई बात समझ में? तो जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़िएगा ना क्षेत्रीय, तो अपने आप सवाल सही हो जाएंगे। अब वो पहले वाला सवाल नहीं दे रहा है, वो इधर भी जोड़ लिया भारत का क्षेत्रीय इतिहास और मॉडर्न भी उठा लिया, और दोनों को मिलाकर पूछ दिया। तो ऐसे पूछेगा वो, लिखेगा हेडिंग पुर्तगालियों का पतन, लिखना बेटा। नहीं, केवल उसी का नहीं, बहुत सारा है ना। जैसे आप विजयनगर पढ़िएगा तो विजयनगर में देखिएगा 4 वंश है ना, उसमें कृष्णदेव राय है। अब देखिए क्या है, 15 से 5 से नहीं 1509 से 29 है ना, ये है 29 है ना, 49 नहीं, फैक्ट गलत है तेरा, काम करने की जरूरत है। कितना है बेटा? 29 है ना। हाँ देखिएगा, ठीक है। कौन? कोई बात नहीं है, घर पे जाके देखिएगा, है ना। हाँ है, कई सारे किताब, आमुक्त मालिया, उससे आते आइए इसमें क्वेश्चन, है ना। जामवती कल्याणम, है ना। फिर एक परिणय करके है, इसलिए पढ़िए, फ्लो में आ जाइएगा। एक बात बताओ, अब इस समय मुगल था, बाबर नामा में वर्णन किया है, क्वेश्चन क्या बनेगा? अब बनेगा क्या, दिया है कि मुगल या बाबर, जब भारत में बाबर का आगमन हुआ, तब विजयनगर में कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे। अब कृष्णदेव राय तो आसान है, लेकिन यहीं पे कोई दूसरा हो तो, और ऐसे सवाल आए भी हैं। तो वो कैसे सीखेंगे? जब आप, एक आया तो है ना विजयनगर से, अरे आया था उसका देवराय करके आया था ना, शायद 1-2 साल पहले, है ना। हाँ, तो चर्चा में होता है, और नहीं तो आपको मेन चीज पता होना चाहिए। लेकिन अब पुर्तगालियों के पतन के कारण, प्री लिख लीजिएगा बगल में, 4-5 पॉइंट लिखे। पहला, अल्बुकर्क के पश्चात योग्य एवं सक्षम उत्तराधिकारियों का अभाव।
दूसरा लिखेगा पुर्तगाली द्वारा धर्मांतरण प्रवृत्ति, पुर्तगालियों द्वारा धर्मांतरण की प्रवृत्ति यानी उनकी असहिष्णुता की नीति। तीसरा लिखेगा पुर्तगाली समाज में अभिजात वर्ग एरिस्टोक्रेसी, अभिजात वर्ग का वर्चस्व, अभिजात वर्ग का वर्चस्व। ये अभिजात वर्ग समझते हैं ना, जिसको आप कई बार कहते हो ऊपरी वर्ग, कुलीन वर्ग। और तभी उसने क्या किया, निम्न पुर्तगालियों को भारत में बसने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जो निम्न पुर्तगाली थे उनके वेतन भी कम थे, उनके साथ पुर्तगाली भेदभाव करते थे, और जो लाभ का अधिकतर हिस्सा था वो ऊपरी पुर्तगाली जो थे ऊपरी वर्ग में वो लेते थे। तो एक भेद हो गया, दोनों में अंतर हो गया। और जो निम्न पुर्तगाली थे वो यहां के भारतीयों को समर्थन करने लगे धीरे धीरे। और आज भी देखिए गोवा के अंदर पुर्तगाली, रसियन बड़े पैमाने पे हैं। यहां की पत्नी यहां की, पति वहां का, पति वहां का तो पत्नी यहां की, अब बच्चे गोल मटोल। क्यों? क्योंकि वो निम्न पुर्तगाली भारतीय संस्कृति को एक्सेप्ट कर लिया। ये विशेषता है। नहीं तो गोवा में, अच्छा कभी सोचिए आप, आज भी पौंडीचेरी में जाइएगा तो फ्रेंच भरे पड़े हैं, सब मिलेंगे वो अरविंदो आश्रम में चिलम के साथ। शॉप्स है उनके वहां पे, फिलोसफर है सब अरविंदो आश्रम में। पुर्तगाली मिलेंगे लेकिन ब्रिटिश मिले किस कहीं पे? सारे ब्रिटिश भाग गए, क्योंकि हमने उसको समर्थन नहीं दिया। भाई गोवा है ना उदाहरण पुर्तगालियों का, फ्रेंच का कहां पे है अभी? पौंडीचेरी। तो क्या ब्रिटिश का कोई ऐसा सेंटर बताइए जहां ब्रिटिश आज भी हो? नहीं, बाहर से घूमने आते हैं, बहुत कम है ना। और वो तो वृंदावन में तो सब मिलते हैं, वृंदावन में तो सारे मिलते हैं, हरे राम हरे कृष्णा। एक और लिखेगा पुर्तगालियों द्वारा ब्राजील की खोज के परिणाम स्वरूप, पुर्तगालियों द्वारा ब्राजील की खोज के परिणाम स्वरूप द्वारा ब्राजील की खोज के परिणाम स्वरूप उनके साम्राज्यवादी हित भारत से हटकर ब्राजील पर केंद्रित हो गया। भारत से हटकर ब्राजील पर केंद्रित हो गया। एक और लिखेगा कालांतर में अन्य यूरोपीय शक्तियों, कालांतर मतलब बाद में, अन्य यूरोपीय शक्तियों अर्थात डच, ब्रिटिश एवं फ्रेंच शक्तियों, अर्थात डच, ब्रिटिश, फ्रेंच से उनकी प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदिता, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच से उनकी प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदिता, शत्रुता। भाई कहां, भाई चलो सबसे पहले आप थे, आपकी नौसेना अच्छी थी, लेकिन आपका ही बाप आ गया डच और उसका ही पिताजी आ गया ब्रिटिश, तो जीतो एक किससे? एक और लिखेगा हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि बार बार है था लिखने की जरूरत नहीं। एक और लिखेगा, इन्हीं का पॉइंट है आप ही का,
समुद्री डकैती और कार्टेज प्रणाली, उसको कहते हैं पायरेसी एंड कार्टेज सिस्टम। समुद्री डकैती और कार्टेज प्रणाली। मैं पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, 2-3 और पॉइंट सब थे। एक और लिखिए, विजयनगर साम्राज्य का पतन। दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार। दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार। सेकेंड लास्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार उसी में लिख लीजिए। जबकि दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार, जबकि पूर्ण विराम के बाद मराठों द्वारा 1739 में सालसेट एवं बेसिन पर नियंत्रण, वहीं उसी में लिखेगा। वहीं 1631 में, डेट ना याद रखिएगा तो कोई बात नहीं है, मुगलों द्वारा 1631 में मुगलों द्वारा हुगली से निष्कासित किया जाना। हुगली से निष्कासित किया जाना। निष्कासित का मतलब होता है बाहर निकालना, भगा देना, यहां से भागो यहां से। लास्ट लिखेगा, स्पेन द्वारा पुर्तगाल का अधिग्रहण। स्पेन द्वारा पुर्तगाल का अधिग्रहण और 1580-81 में 1580-81 में, हाँ बोल रहे हैं, स्पेन द्वारा पुर्तगाल का अधिग्रहण और 1580-81 में, हाँ उसी में 1580-81 में स्पेन और पुर्तगाल का एकीकरण। स्पेन और पुर्तगाल का एकीकरण, स्पेन और पुर्तगाल का एकीकरण और भारत में पुर्तगाली हितों की उपेक्षा और भारत में पुर्तगाली हितों की उपेक्षा और भारत में पुर्तगाली हितों की उपेक्षा। ठीक है, हाँ उपेक्षा, एक होता है अपेक्षा, उम्मीद। एक और भी कई जगह मिल जाएगा तो परेशान नहीं होइएगा। कहते क्या है कि जैसे स्पेन ने 16वीं शताब्दी में भी पुर्तगालियों को हराया था और कुछ दिनों के लिए नियंत्रण स्थापित किया था। तो क्या हुआ कि स्पेनिश वेरा हार गया 1588 में, जिसका नाम था आर्मडा, ब्रिटिश से, है ना। जब हार गया तो अब तक यह माना जाता था यूरोप के दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण में कि सबसे बड़ी शक्ति कौन है? नौसेना, स्पेन। नौसेना में पुर्तगाल और स्पेन, लेकिन स्पेन अभी हावी है। लेकिन जब ब्रिटिश से हार गया तब जाकर ये हो गया कि यार ब्रिटिश की नौसेना सबसे मजबूत है, तो पुर्तगाली भी शांत हो गया। समझ रहे हैं? तो ये छोटी छोटी घटनाएं जो होती है, यूपीएससी आपसे उम्मीद करती है कि आप जाने। बाकी मुझे गवर्नर के बारे में बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो दिया हुआ है और मैंने कल चर्चा कर दिया, तो नोट्स। अब हम लोग आगे बढ़े, सवाल बन जाएगा। 3 चीज पे करना है फोकस बेटा। व्यापारिक केंद्र, व्यापार। जब हम लोग यूरोपियन बना लेंगे पूरा, सुनिएगा, जब हम यूरोपियन पढ़ लेंगे पूरा तो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 40-41 तो मेरे ही पास हैं अभी। 100 क्वेश्चन का बंडल मिलेगा घर ले आने के लिए।
प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर जिसे जो प्रॉब्लम होगा पूछेंगे। औचक टेस्ट के अतिरिक्त जितना भी क्वेश्चन है तो उसमें आईएएस के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस और एनडीए, वो सारा एक जगह है और मेरी बनाए हुए क्वेश्चन है उसमें। जैसे अभी क्वेश्चन एक पूछूं मैं आपसे, हाँ पढ़ा दिए, जिससे पता चलेगा आप कितने होशियार हैं। देखो कैसे बनते हैं सवाल आसानी से। 2-4 सवाल पूछता हूं मैं। देखिए बहुत आसान है। पुर्तगालियों ने भारतीय शब्दावली और चिकित्सा विज्ञान को अत्यंत समृद्ध किया। पुर्तगालियों ने कह रहा है कि भारतीय शब्दावली और चिकित्सा विज्ञान को समृद्ध किया। सही है गलत है? सही है गलत है? सही हुआ। सामान्य तौर पे रिजिड नहीं होना है। चिकित्सा प्रणाली, दिमाग लगाइए, अगर वो चिकित्सा मेडिसिनल प्लांट का प्रकाशन करवाया था और यूरोपियन कई चीजों को लाया, और शब्दावली कैसे? अरे कॉमन प्रिंटिंग प्रेस, तो कई बार डायरेक्ट न देकर ऐसे देगा। ठीक है। दूसरा, वास्को डी गामा प्रथम यात्री था जो कोप ऑफ गुड होप की यात्रा की। सही है गलत है? सही है। 15वीं शताब्दी में भारत ने पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात जहाज निर्माण और नौवहन की कला में प्रगति की। सुनिएगा ध्यान से, जहाज निर्माण, नौवहन की कला में प्रगति की। अरे महान, 16वीं, क्योंकि 15वीं में तो 1498 में ही आया। नहीं ना होगा? 16वीं होगी। अरे 1498 में तो आया था, यानी 15वीं के तो लास्ट में आया। यह ध्यान देना है। इसे टेस्ट का मतलब ज्ञान नहीं होता, इतना ज्ञान आपको है। चलिए दूसरा, भारत में निम्नलिखित कथनों में वास्को डी गामा के बारे में कौन सा सत्य है? यह आईएएस में आ चुका है। पहला, उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा। अबे दुष्ट, गलत है। अच्छा, खोजा ये था, आया था ना? नहीं, बस एक ऑप्शन दे रहा है आपको कि उसने यूरोप से भारत का नया मार्ग खोजा। हम पूछे गलत है सही है, तो गलत हो जाएगा ना। आया था ना, ये खोजा तो बार्थलेमियो डियाज था। सुनिए पहले, बार्थलेमियो डियाज आया, ठीक है, आंधी आई चली गई, चला गया वो। फिर इतना तो पता चल गया उसके आने से कि एक रास्ता है वहां जो जाता है पूर्वी एशिया की ओर, पूर्वी देशों की ओर। लेकिन पहला व्यक्ति जो आया इधर, वो कौन था? वास्को डी गामा। जो आप उधर क्वेश्चन बनाए हैं ना कि पहली यात्रा जो है जो किया जिसने, वो था वास्को डी गामा, भारत उस रास्ते से। लेकिन खोज जब आएगा तो वो किया बार्थलेमियो डियाज, इसलिए आईएएस में क्वेश्चन आया था। दूसरा, उसे कोचिन के राजा जमोरिन के विरोध का सामना करना पड़ा। गलत होगा बेटा? 1502 में दूसरी बार भारत आया। सही है, यही क्वेश्चन था। क्या बेटा?
हाँ नहीं नहीं, मतलब दूसरी बार की बात हो रही है। हाँ, आया फिर गया और 24 में मर जाता है, यहां दफनाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन बनाइए आप लोग। मैं लिख के दे रहा हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिक्कत? सुनिएगा, यूरोपियनों द्वारा निर्यात की वस्तु, मतलब भाई यूरोपियन आए, ये जानकारी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि यूरोपियन ने किन किन चीजों का भारत से निर्यात किया। कपड़े, नील, हम लोग काम करेंगे केवल क्वेश्चन पे, भटकना नहीं है। बहुत किताब है, चुटका बहुत है मार्केट में, पढ़ते रहिए। चुटका, पैसे वाला भी चुटका है और पतला वाला भी। रुकिएगा, ऑप्शन दे रहे हैं आप। रुक जाइए, अबे रुक जा। अच्छी बात है, लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं आपको, एक बात बता रहे, सुनिएगा। दो चीज, एग्जाम के अंदर या क्लास के अंदर, क्लास में फिर भी हम लोग सीखते हैं, यहां खूब गलती कीजिए, सीखिए। कितना भी आसान क्वेश्चन हो, प्लीज रुकिएगा और क्वेश्चन को पढ़िएगा कि सत्य असत्य। फिर जो क्वेश्चन के नीचे वाला भाग होता है वो, अब बताइए इसमें क्या होगा। आपने कहा सी, क्या नाम है आपका? अतुल। आपने कहा सी, और भारत से यूरोप में निर्यात की जाने वाली वस्तु, आप बताइए बेटा। बी, हाँ, यूरोपियनों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु, यूरोपियनों द्वारा। और आप बताइए। अच्छा, एक बात बताओ, कैसे बनाया बी? घोड़े तो यहां से नहीं होंगे। एक बात याद कीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अब आप सुनिए, सही बोले, चलिए हो गया। अब सुनिए मेरे बात, अब सुनिए। भारत में घोड़े आए हैं या तो अरबों द्वारा, या आर्यों द्वारा, या पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा, लेकिन ये यहां पुर्तगाली तो नहीं है, या यूरोपियन है। और पुर्तगाली जो घोड़े लाए वो केवल विजयनगर को बेचते थे, एक जनरली, है ना। तो वो एक अपवाद हो गया। सामान्य तौर पे घोड़े जो है भारत से निर्यात। अब यहां देखिए, तो पुर्तगाली ला भी रहा है तो यहां पे जा नहीं रहा है ना, वो तो ला रहा है तो आयात हुए, तो निर्यात तो होगा ही नहीं। दूसरा है, सुगंधित द्रव्य उस समय आयात होता इंडोनेशिया से। एनसीईआरटी में दिया होगा इंडोनेशिया, ध्यान देना बेटा। एनसीईआरटी में जो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना वगैरह है ना, उसमें दिया है कि कहां कहां से आते थे। अब एक बार एक बच्चे ने कहा कि सर वो मुगल परे थे, असमत बेग जो है जहांगीर के, वो क्या हो गए, सासू मां। तो हम बोले एक बात बताओ, क्या वो इत्र बाजार में बिकता था? क्या असमत बेग ब्रांड? वो तो अपने लिए बनाई, हरम की महिलाओं के लिए। अब यहां से बताइए, सोरा तो हमेशा हुआ, हफीम हुआ, नील हुआ, और डच के आने के बाद कपड़े भी हो गए, हुए ना। अब 3 और 6 जिसमें जिसमें है काट दो। 3 इसमें भी है, 6 इसमें है। सी जिसका है सही है, पढ़ने की जरूरत थी इसमें। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको ज्ञान की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होगा, कॉमन सेंस। हाँ, कपड़ा बाद में है ना, डच वगैरह जो है इंडिया से बेचा ना,
है ना। भाई पुर्तगाली तो बहुत ज्यादा काम नहीं किया वस्त्र पे, लेकिन जब डच आए और ब्रिटिश आए तो अच्छा शुरू में ब्रिटिश यहां से बड़े पैमाने पर वस्त्र ले जाते थे, लेकिन जब 18वीं शताब्दी जब हुआ ना 1700 लगभग 15-20 के बाद से, तो क्या हुआ कि वहां पे धीरे धीरे मशीन वगैरह औद्योगिकरण की नींव रखनी शुरू हो गई, मतलब मशीन बनने लगा, तो वहां बैन लगा दिया। हमारे कोई कपड़ा ज्यादा था या रेशम मलमल तो 200% टैक्स है ना। तो ये है, तो ऐसे सवाल है बेटा। कल हम लोग, कल तो नहीं देखेंगे, अब सुनिए मेरा एक काम आप कर लीजिए हल्का, क्या है बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, कल संडे है बेटा, ये पढ़ कर आना। मेरा सहयोग इतना है, ओल्ड एनसीईआरटी, आपको नई वाली एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, मैं पूरा इंक्लूड कर दिया। तो कोई दिक्कत, तो पढ़ कर आओगे तो लाभ क्या होगा ना, कि जल्दी जल्दी आपको भी, आपका भी होगा। ओल्ड वाली जात है एनालिसिस फैक्ट दोनों है, न्यू वाली में 2-4 को फैक्ट दे दिया और वहां से। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।